नमस्कार दोस्तों, मैं रोमाना खान। आज के इस खास पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं एप्स्टीन फाइल्स के उस सच की जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। पॉडकास्ट में मेरे साथ विशेष मेहमान के तौर पर आज मौजूद हैं राजा ज़ईद, जो एप्स्टीन फाइल्स के पूरे मामले पर अपनी राय रखेंगे। ठीक है, तो आइए आज के इस विषय को विस्तार से समझते हैं। हाँ। आज की इस गहन चर्चा में हम एक ऐसे विषय के दस्तावेजों को खंगालने जा रहे हैं जो सत्ता, रसूख और न्याय व्यवस्था की विफलता की शायद इस सदी की सबसे बड़ी कहानी है। बिल्कुल। और जो लोग इस मामले को फॉलो करते आ रहे हैं उन्हें बुनियादी बातें तो पता ही हैं। हाँ, हम बात कर रहे हैं एप्स्टीन फाइल्स की। जेफरी एप्स्टीन के बारे में हम उस बेसिक बैकग्राउंड में नहीं जाएंगे। आज हमारे पास जो स्रोत हैं वे सीधे तौर पर वर्जीनिया गिफरे और गिलेन मैक्सवेल के बीच जो 2015 में एक बेहद हाई प्रोफाइल दीवानी मुकदमा हुआ था उसके दस्तावेज हैं। जो सिविल लॉ सूट हुआ था। हाँ, वही सिविल लॉ सूट। जी। उसके वो सार्वजनिक दस्तावेज जिन्हें 2024 की शुरुआत में अनसील किया गया। और मैं यहाँ जोड़ना चाहूंगी कि आज हमारा मिशन इन फाइलों से केवल कुछ सनसनीखेज नामों को बाहर निकालना नहीं है। बिल्कुल नहीं। यहाँ के सबसे रसूखदार लोगों के इर्द गिर्द बुने गए एक पूरे सिस्टम के काम करने के तरीके को उजागर करते हैं। सही कहा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर देना बहुत जरूरी है। निष्पक्षता के बारे में। हाँ, क्योंकि इन दस्तावेजों में बिल क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप जैसे राजनीतिक रूप से संवेदनशील नाम शामिल हैं, तो हमारी यह चर्चा किसी भी राजनीतिक विचारधारा का कतई समर्थन नहीं करती है। बिल्कुल, और नहीं हम यहाँ किसी पक्ष या दल का बचाव कर रहे हैं। एकदम सही। हमारा उद्देश्य पूरी तरह से निष्पक्ष रहना है और केवल उन तथ्यों का विश्लेषण करना है जो इन कानूनी फाइलों में दर्ज हैं। ये निष्पक्षता बहुत जरूरी है, क्योंकि जब 2024 में ये फाइल सार्वजनिक हुई ना, तो इंटरनेट पे एक अलग ही बहस छिड़ गई थी। अरे हाँ, हर कोई बस नामों की लिस्ट खोज रहा था। ग्राहकों की सूची है ही नहीं। तो फिर ये तकनीकी रूप से क्या है? ये असल में डिस्कवरी प्रोसेस का हिस्सा है। अमेरिकी न्याय प्रणाली में जब कोई सिविल केस होता है, जैसे गिफरे ने मैक्सवेल पर मानहानि या कहें कि डेफेमेशन का केस किया था, तो दोनों पक्षों को एक दूसरे के साथ सबूत साझा करने होते हैं। गिफरे का आरोप था कि मैक्सवेल ने उन्हें झूठा कहकर उनकी मानहानि की है, और इसे साबित करने के लिए ही उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स मांगे होंगे। बिल्कुल। गिफरे के वकीलों ने उन सभी दस्तावेजों, ईमेल्स और फ्लाइट लॉग्स की मांग की जो ये साबित कर सकें कि गिफरे सच बोल रही थीं। और मुझे लगता है कि यही बात इस पूरे मामले को इतना तकनीकी और विशाल बना देती है। मैंने जब इन दस्तावेजों के स्रोत खंगाले तो एक बहुत ही अहम बात नोटिस की। वो क्या? ये जो हजारों पन्ने 2024 में बाहर आए, ये सालों से सील थे। एक प्रोटेक्टिव ऑर्डर के तहत इन्हें छिपा कर रखा गया था। हाँ, वो जॉन डो वाली बात। बिल्कुल। दस्तावेजों में दर्जनों लोगों के असली नाम जॉन डो या जेन डो के नाम से छिपाए गए थे। मैंने पढ़ा था कि लगभग 150 से ज्यादा ऐसे जॉन डो थे। हाँ, 150 से ज्यादा। और जज लोरेटा प्रेस्का ने अंततः इन नामों को सार्वजनिक करने का आदेश दिया। तो मैं ये सोच रहा था कि आखिर इतने सालों तक इन नामों को कानूनी सुरक्षा क्यों दी गई और अचानक कोर्ट ने ये सुरक्षा हटा क्यों ली? देखिए, ये सीधे तौर पर निजता के अधिकार और जनता के जानने के अधिकार के बीच की कानूनी लड़ाई थी। शुरुआत में कोर्ट का मानना था कि जो लोग इस केस में सीधे तौर पर आरोपी नहीं हैं, उनके नाम सार्वजनिक करने से उनकी प्रतिष्ठा को अकारण नुकसान पहुंच सकता है। तो इसीलिए उन्हें जॉन डो का टैग दे दिया गया। हाँ, लेकिन जैसे जैसे समय बीता और गिलेन मैक्सवेल को आपराधिक मुकदमे में दोषी ठहराया गया, तो कानूनी परिदृश्य बदल गया। जज प्रेस्का ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि इनमें से बहुत से नाम पहले ही मीडिया रिपोर्ट्स या अन्य मुकदमों के जरिए सार्वजनिक हो चुके हैं। तो अब उन्हें सील रखने का कोई तुक नहीं बनता था। बिल्कुल, अब कोई कानूनी आधार नहीं बचा था। लेकिन यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। जब ये जॉन डो वाले नाम सामने आए तो मीडिया में एक तूफान सा आ गया। हर तरफ सिर्फ नामों की चर्चा होने लगी। और वो नाम बहुत बड़े थे। बहुत बड़े। जैसा कि हमने पहले कहा, बिल क्लिंटन, प्रिंस एंड्रयू, डोनाल्ड ट्रंप और यहाँ तक कि कई बड़े वैज्ञानिकों और हॉलीवुड के लोगों के नाम इन पन्नों में थे। अब अगर हम निष्पक्ष होकर इन दस्तावेजों को पढ़ें तो एक बात बहुत साफ नजर आती है। फाइल्स में किसी का नाम होने का मतलब ये नहीं है कि वो व्यक्ति कानूनी रूप से उन भयानक अपराधों में शामिल था। एकदम सटीक बात है। और यही वो जगह है जहां आम चर्चा और कानूनी हकीकत के बीच एक बहुत बड़ा अंतर आ जाता है।
अगर हम दस्तावेजों को बारीकी से देखें तो इन नामों का जिक्र अलग-अलग संदर्भों में हुआ है। हाँ, संदर्भ समझना बहुत जरूरी है। कुछ नाम गवाहों के बयानों में केवल इसलिए आए क्योंकि उन्होंने एप्स्टीन के साथ मीटिंग की थी। या शायद बिजनेस डील रही हो। हाँ, और कुछ लोग उसके लोलिता एक्सप्रेस कहे जाने वाले निजी विमान में सफर कर रहे थे, लेकिन वो सफर राजनीतिक या व्यावसायिक भी हो सकता था। जैसे अगर हम डोनाल्ड ट्रंप का उदाहरण लें, जो फाइल्स में है। बिल्कुल, फाइल्स में ट्रंप का जिक्र है, लेकिन किसी गवाह ने उन पर यौन शोषण का सीधा आरोप नहीं लगाया है। एक गवाह ने सिर्फ ये बताया कि उन्हें ट्रंप के कसीनो में जाने के लिए कहा गया था। और बिल क्लिंटन के मामले में भी ऐसा ही है। हाँ, उनका जिक्र भी मुख्य रूप से एप्स्टीन के विमान में उनके सफर करने को लेकर है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर है जो हमें ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन फिर वो भयानक सच क्या है जिसने इस पूरे मामले को इतना संगीन बना दिया है? वो सच गवाहों की गवाही में छुपा है। हाँ, क्योंकि अगर हम वर्जीनिया जिफ्रे या जोहाना जोबर्ग जैसे गवाहों की शपथ के तहत दी गई गवाही को पढ़ें, जिन्हें डिपोजिशंस कहा जाता है, वो रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं। बिल्कुल। जोहाना जोबर्ग की डिपोजिशन के उस हिस्से को ही ले लीजिए जिसे इन फाइल्स में अनसील किया गया है। उन्होंने शपथ लेकर बहुत ही साफ शब्दों में बताया कि कैसे 2001 में एप्स्टीन के न्यूयॉर्क वाले घर में प्रिंस एंड्रू ने उनके साथ अनुचित व्यवहार किया था। ये कोई साधारण बात नहीं है। नहीं, ये सिर्फ कोई अफवाह या सुनी सुनाई बात नहीं है। ये एक लीगल डॉक्यूमेंट में दर्ज गवाही है। और यही इन फाइल्स का असली वजन है। ये डिपोजिशंस हमें उस पूरे मैकेनिक्स को समझने में मदद करती हैं कि ये पूरा नेटवर्क काम कैसे करता था। मैकेनिक्स से आपका मतलब है कि उनका सिस्टम कैसे ऑपरेट होता था? हाँ, मैक्सवेल के खिलाफ गिफ्रे का केस सिर्फ इस बात पर नहीं था कि अपराध हुआ, बल्कि इस बात पर था कि मैक्सवेल उस अपराध की सुविधा प्रदाता थी, फैसिलिटेटर थी। बिल्कुल। दस्तावेजों से पता चलता है कि कैसे कम उम्र की लड़कियों को रिक्रूट किया जाता था, कैसे उन्हें पैसे का लालच या करियर बनाने का झांसा दिया जाता था। और सबसे अहम बात जो मैंने दस्तावेजों में देखी कि कैसे नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट्स यानी एनडीए का इस्तेमाल एक हथियार की तरह किया गया। हाँ, एनडीए का इस्तेमाल। ये देखना वाकई हैरान करने वाला है कि कैसे पूरी तरह से कानूनी दस्तावेजों का इस्तेमाल पीड़ितों को चुप कराने और इस आपराधिक साम्राज्य को सुरक्षित रखने के लिए किया जा रहा था। ये एक पूरा कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर था। एकदम। लेकिन यहाँ मेरे दिमाग में एक सवाल आता है, जो लोग उन फ्लाइट्स में सफर कर रहे थे या जो उस प्राइवेट आइलैंड लिटिल सेंट जेम्स पर जा रहे थे, तो क्या हम कानूनी तौर पर ये कह सकते हैं कि उन्हें पता ही नहीं था कि वहाँ क्या हो रहा है? अमेरिकी कानून में एक सिद्धांत है जिसे विलफुल ब्लाइंडनेस या जानबूझकर आंखें मूंद लेना कहा जाता है। ये बहुत ही बेहतरीन कानूनी बिंदु उठाया है आपने। विलफुल ब्लाइंडनेस का मतलब है कि जब किसी व्यक्ति के पास ये जानने के पर्याप्त कारण मौजूद हों कि कुछ गैर कानूनी हो रहा है, हाँ, लेकिन वो जानबूझकर सच जानने से बचता है ताकि खुद को बचा सके, खुद को कानूनी पचड़ों से दूर रख सके। बिल्कुल। इन दस्तावेजों को पढ़ने के बाद कई कानूनी विशेषज्ञों ने यही तर्क दिया है। जब दुनिया के सबसे बड़े सीईओ, नेता और फाइनेंसर्स उस आइलैंड पर जाते थे और वहां उन्हें बड़ी संख्या में बहुत कम उम्र की लड़कियां नजर आती थीं, तो क्या उन्होंने एक बार भी सवाल नहीं पूछा? वही तो, क्या उन्होंने जानबूझकर दूसरी तरफ देखा? ये एक ऐसा नैतिक और कानूनी ग्रे एरिया है जो इन फाइल्स के बाहर आने के बाद और भी गहरा हो गया है। ये सच में एक सोचने वाली बात है। इसका सीधा सा मतलब है कि ये सिर्फ एक आदमी जेफरी एप्स्टीन का अपराध नहीं था। बिल्कुल नहीं। ये उस पूरे सिस्टम की मिलीभगत थी जिसने उसे एक ऐसा बुलबुला बना कर दिया जहां कोई कानून लागू नहीं होता था। एक ऐसा बुलबुला जहां वो खुद को अजय समझता था। हाँ, और जब इस सिस्टम को बचाने की बात आती है तो हम इस कहानी के सबसे बड़े और सबसे रहस्यमयी मोड़ को कैसे भूल सकते हैं? आप उसकी मौत की बात कर रहे हैं ना? हाँ, उस घटना को जिसने इन फाइल्स के सार्वजनिक होने से बहुत पहले ही अनगिनत सवालों को जन्म दे दिया था। अगस्त 2019 में जेफरी एप्स्टीन की जेल में मौत। अगर हम इसे व्यापक नजरिए से देखें तो एप्स्टीन की मौत कोई सामान्य घटना नहीं थी। ये इस सदी की सबसे बड़ी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का केंद्र बन चुकी है। इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर हम थ्योरी से परे हटकर सिर्फ तथ्यों और आधिकारिक रिपोर्ट्स पर बात करें तो जो तस्वीर सामने आती है वो किसी भी हॉलीवुड थ्रिलर से ज्यादा उलझी हुई है। कैसे? देखिए, एप्स्टीन को न्यूयॉर्क के मेट्रोपॉलिटन करेक्शनल सेंटर यानी एमसीसी में रखा गया था, जो अमेरिका की सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली जेलों में से एक है। मैंने उस रात की टाइमलाइन को गहराई से देखा है। एप्स्टीन को स्पेशल हाउसिंग यूनिट या SHU में रखा गया था। उससे कुछ ही हफ्ते पहले उसने कथित तौर पर आत्महत्या की कोशिश की थी। हाँ, जिसके बाद उसे सुसाइड वॉच पर रखा गया था। बिल्कुल, लेकिन मौत से कुछ दिन पहले ही उसे सुसाइड वॉच से हटा लिया गया, जो कि बहुत अजीब था। बहुत अजीब। और दस्तावेजों और जांच रिपोर्ट्स के मुताबिक जिस रात उसकी मौत हुई उसके सेलमेट को वहां से ट्रांसफर कर दिया गया था, यानी वो सेल में अकेला था।
जो कि सीधे नियमों के खिलाफ था। और अनियमितताओं की सूची यहीं खत्म नहीं होती। नियम के अनुसार गार्ड्स को हर 30 मिनट में उस सेल का राउंड लगाना था। हाँ, राउंड लगाना अनिवार्य था। लेकिन जांच में सामने आया कि जो 2 गार्ड्स उस रात ड्यूटी पर थे वे कथित तौर पर सो रहे थे या इंटरनेट पर समय बिता रहे थे। और उन्होंने फर्जी एंट्री भी की थी। बिल्कुल, उन्होंने अपनी ड्यूटी के लॉग्स में फर्जी एंट्री की कि वे राउंड लगा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, ठीक उसी समय उस खास वार्ड के कॉरिडोर के कैमरे खराब हो गए या उनका फुटेज इस्तेमाल के लायक नहीं मिला। ये सारी चीजें एक साथ होना हजम नहीं होता। मतलब सोचिए, दुनिया का सबसे हाई प्रोफाइल कैदी, जिसके पास दुनिया के सबसे रसूखदार लोगों के ऐसे राज थे जो कई सरकारें गिरा सकते थे, वो अकेला छोड़ दिया जाता है। गार्ड सो जाते हैं, कैमरे काम करना बंद कर देते हैं और सुबह वो अपने सेल में मृत पाया जाता है। और आधिकारिक तौर पर मेडिकल एग्जामिनर ने इसे आत्महत्या करार दिया। लेकिन क्या ये महज संयोगों की एक श्रृंखला हो सकती है? इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। जब एक ही समय पर इतनी सारी ढांचागत विफलताएं एक साथ होती हैं तो किसी का भी संदेह करना बहुत स्वाभाविक है। जाहिर सी बात है। जब इस मामले की आधिकारिक जांच हुई तो उन गार्ड्स पर ड्यूटी में लापरवाही और दस्तावेज जालसाजी के आरोप लगे। लेकिन एप्स्टीन की मौत का सबसे बड़ा असर ये हुआ कि उसने एक पब्लिक ट्रायल की संभावना को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। यानी वो एक ऐसा इंसान था जो एक तरह का वॉकिंग टाइम बॉम्ब था उन ग्लोबल एलिट्स के लिए। बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया आपने। अगर वो अदालत में गवाही देता तो इन फाइल्स में जो नाम हम आज देख रहे हैं उन पर क्रॉस एग्जामिनेशन होता। उसकी मौत ने उन सभी लोगों को बचा लिया जो उसके नेटवर्क का हिस्सा थे। और उससे भी बड़ी बात यह है, हाँ, सबसे दुखद बात यह है कि उसकी मौत ने उन दर्जनों पीड़ितों से उनका वो हक छीन लिया जहां वे अदालत में खड़े होकर अपने शोषक का सामना कर सकती थीं। ये बहुत ही दुखद है। न्याय प्रणाली में जब मुख्य आरोपी की मौत हो जाती है तो क्रिमिनल केस अक्सर वहीं बंद हो जाता है। हाँ, केस आगे नहीं बढ़ पाता। गिलेन मैक्सवेल को बाद में दोषी ठहराया गया, जो पीड़ितों के लिए एक आंशिक जीत थी। लेकिन एप्स्टीन का जो विशाल नेटवर्क था उसकी पूरी गहराई कभी भी क्रिमिनल कोर्ट में साबित नहीं हो पाई। और इसीलिए 2024 में इन दीवानी मुकदमे की फाइलों का सार्वजनिक होना इतना अहम हो जाता है। बिल्कुल, ये उन दबे हुए राजों को सामने लाने का एक वैकल्पिक रास्ता बन गया। तो इस सब का असल में क्या मतलब है? मतलब हम इन दस्तावेजों की कानूनी पेचीदगियों, जॉन डो की लिस्ट और एप्स्टीन की रहस्यमयी मौत पर इतनी चर्चा कर रहे हैं, लेकिन जो लोग ये सुन रहे हैं उनके लिए इस जानकारी का क्या महत्व है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। क्या ये फाइल सिर्फ एक गॉसिप का विषय है या इनका समाज पर कोई गहरा असर पड़ने वाला है? ये सबसे अहम सवाल है। अगर हम इस पूरे मामले को सिंथेसाइज करें तो ये केवल कुछ व्यक्तियों के अपराधों का पर्दाफाश नहीं है। तो फिर ये क्या है? इन दस्तावेजों ने उस सामाजिक पूंजी और प्रतिष्ठा के भ्रम को तोड़ दिया है जो दुनिया के सबसे अमीर और ताकतवर लोगों ने अपने चारों ओर बना रखा था। एक तरह का सुरक्षा घेरा। हाँ, ये हमें दिखाता है कि कैसे सत्ता के सर्वोच्च शिखरों पर बैठे लोग एक दूसरे को बचाते हैं। ये एक बहुत ही कड़वा सच है। दस्तावेजों से ये साफ है कि एप्स्टीन कोई अकेला काम करने वाला अपराधी नहीं था। बिल्कुल नहीं। उसके पास पूरा एक्सेस था। उसके पास बड़े बड़े विश्वविद्यालयों के प्रोफेसर आते थे, वैज्ञानिक आते थे, राजनेता आते थे। ये एक तरह का एक्सेस जर्नलिज्म और एक्सेस पावर का खेल था, जहां एप्स्टीन लोगों को एक दूसरे से मिलवाता था। हाँ, उनके लिए दरवाजे खोलता था और इसके बदले में उसे वो सुरक्षा कवच मिलता था जिसने उसे इतने सालों तक कानून से बचाए रखा। सही कहा। और जब ये फाइल्स अब पब्लिक डोमेन में आ चुकी हैं तो ये उस सुरक्षा कवच में सबसे बड़ी सेंध है, एक बहुत बड़ी दरार है। हालांकि बड़े नामों को अदालत के कटघरे में खड़ा करना आज भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि जैसा हमने पहले कहा, सिविल फाइल्स में नाम होने का मतलब क्रिमिनल केस होना नहीं है। हाँ, वो कानूनी फर्क तो है। लेकिन पब्लिक कोर्ट में यानी समाज की नजरों में ये जानकारी सामने आना न्याय की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। लोग अब सच जानते हैं। बिल्कुल। अब कोई भी सत्ताधारी ये नहीं कह सकता कि वो इस पूरे सिस्टम से अनजान था। ये जानकारी का लोकतंत्रीकरण है। एकदम सही शब्द। पहले जो सच सिर्फ बंद कमरों में वकीलों और जजों के बीच था, वो आज पूरी दुनिया के सामने है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा के धागों को एक साथ पिरोएं तो एप्स्टीन फाइल्स की हकीकत केवल कुछ सनसनीखेज अपराधों या कुछ मशहूर हस्तियों के फ्लाइट लॉग्स तक सीमित नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये एक भयानक आईना है जो हमें उस व्यवस्था की नाकामी दिखाता है जिसे हमारी सुरक्षा के लिए बनाया गया था, लेकिन जिसने असल में शोषकों को पनपने का मौका दिया।
ये दस्तावेजों का पहाड़ उन कानूनी खामियों, उन गोपनीयता समझौतों यानी एनडीए और उस जानबूझकर की गई अनदेखी का सबसे पुख्ता सबूत है जिसने इस पूरे साम्राज्य को खड़ा किया। और ये आईना हमें ये भी याद दिलाता है कि जब तक इस सिस्टम के काम करने के तरीके को चुनौती नहीं दी जाएगी, तब तक कोई दूसरा व्यक्ति इस तरह के नेटवर्क को दोबारा बना सकता है। ये बहुत डरावना विचार है। हाँ, इन दस्तावेजों का बाहर आना इस कहानी का अंत नहीं है, बल्कि ये सवाल पूछने की एक नई शुरुआत है। एक नई शुरुआत। और इसी विचार के साथ हम आज के इस गहरे विश्लेषण के बिल्कुल अंत में आ गए हैं। लेकिन जाने से पहले एक ऐसा विचार, एक ऐसा सवाल जिसे छोड़कर जाना बहुत जरूरी है। वो क्या है? इन दस्तावेजों ने दुनिया को ये तो बता दिया कि कौन-कौन से रसूखदार लोग, राजनेता और हस्तियां एप्स्टीन के उस भयानक नेटवर्क का हिस्सा थे। और हमने अभी उस विलफुल ब्लाइंडनेस की बात भी की। हाँ, जानबूझकर अनदेखी करना। लेकिन उन वित्तीय संस्थानों, उन बड़े-बड़े ग्लोबल बैंक्स के बारे में क्या? ये एक बहुत ही गहरा पहलू है। जरा सोचिए, प्राइवेट जेट्स उड़ाना, एक पूरा का पूरा आइलैंड खरीदना और उसे मेंटेन करना, दर्जनों लोगों को कानूनी समझौतों के लिए करोड़ों डॉलर्स का भुगतान करना, ये सब पैसे के बिना तो मुमकिन नहीं था। बिल्कुल, ये सब बिना एक विशाल वित्तीय तंत्र के संभव ही नहीं था। जेफरी एप्स्टीन के बैंक खातों से लगातार संदिग्ध लेन देन हो रहे थे। कई रिपोर्ट्स में ये सामने आया है कि बैंकों के रिस्क मैनेजमेंट विभागों ने कई बार रेड फ्लैग्स उठाए। उन्होंने चेतावनियां दी थी। हाँ, लेकिन फिर भी करोड़ों डॉलर्स का लेन देन बिना किसी रुकावट के होता रहा, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा क्लाइंट था। पैसे का प्रभाव। जब हम आज न्याय की बात करते हैं और इन फाइल्स में राजनेताओं के नाम खोजते हैं, तो क्या पैसे के इस अदृश्य नेटवर्क को भी कभी पूरी तरह से कटघरे में खड़ा किया जाएगा? ये सवाल बहुत से लोगों को परेशान करेगा। क्या उन संस्थानों से कभी ये पूछा जाएगा कि उन्होंने अपनी आंखें क्यों मूंद रखी थी और इस विशाल आपराधिक नेटवर्क को फाइनेंस क्यों होने दिया? जवाबदेही तो तय होनी चाहिए। ये एक ऐसा सवाल है जो इन 2024 की फाइलों के पन्नों से भी ज्यादा गहरा और परेशान करने वाला है। बिल्कुल। और इसी विचार के साथ इस जटिल और गहरे विषय को समझने की इस साझा जिज्ञासा को सलाम करते हुए हम आज की इस गहन चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। गहराई से सोचने और समझने के इस सफर में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, ये था आज का पॉडकास्ट। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा आज का पॉडकास्ट पसंद आया होगा। हमें आपके सुझावों और फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। अगले पॉडकास्ट में फिर एक नए विषय के साथ हम हाजिर होंगे। नमस्कार।